आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। साथ में यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि उसका संबंध किन-किन विषयों के साथ है और कैसे हमें रिवीजन करना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है कि वस्तु एवं सेवा कर जिसे जीएसटी 2.0 के तहत प्रस्तावित प्रमुख सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित व विचार कीजिए। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है और यहाँ पर दे रहा है कि कितने सुधार जीएसटी 2.0 का हिस्सा है। आपको ये चारों पढ़ करके यह बताना है कि जीएसटी 2.0 में जो सुधार किए गए हैं इनमें से कौन कौन सा है और कौन कौन सा नहीं है। सबसे पहले हम लोग यह समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो जीएसटी है, गुड एंड सर्विस टैक्स, इसका संबंध किन किन विषयों के साथ है। और जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हमारे जो शिक्षकगण होते हैं वो हमें इस जीएसटी को कहाँ कहाँ पढ़ाते हैं, फिर हमें एक अभ्यर्थी के तौर पर उसे कंपाइलेशन कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले ये इंडियन पॉलिटी में केंद्र और स्टेट के बीच में जो रिलेशन पढ़ा जाता है, उसमें जो फाइनेंशियल रिलेशन पढ़ा जाता है वहाँ पर यह पढ़ाया जाता है। दूसरा है इंडियन इकॉनमी। इंडियन इकॉनमी जब आप पढ़िएगा तो फिस्कल पॉलिसी जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप बजट के बारे में पढ़ते हैं और उसी में आप टैक्सेशन के बारे में पढ़ते हैं, टैक्स में, तो वहाँ भी इसको पढ़ा जाता है। और साथ में यह करंट अफेयर से भी लिंक्ड होता है। तो एक जीएसटी पर अच्छी समझ रखने के लिए आपको इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकॉनमी और करंट अफेयर्स की समझ होनी चाहिए। अब हम लोग ध्यान देते हैं कि हाल ही में जो जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक हुई थी उसमें जीएसटी 2.0 का अनावरण किया गया और इसका उद्देश्य क्या था उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका उद्देश्य था कर व्यवस्था को सरल बनाना, साथ में नागरिक केंद्रित बनाना। अब हम लोग देखते हैं कि ये जीएसटी 2.0 की जो बैठक हुई थी, 56वीं बैठक हुई थी, उसमें जो प्रस्तावित सुधार थे वो क्या क्या था। तो प्रस्तावित सुधार में पहला था सरलीकृत संरचना। इसके अंतर्गत आपको पहले पता है कि पहले जीएसटी की जो स्लैब है वो 5%, 12%, 18% और 28% है। इसको बदलने के बारे में सुझाव दिया गया है और यह कहा गया है कि आवश्यक वस्तुओं को 5% के दायरे में और अन्य के लिए 18% की व्यवस्था की जाए। तो ये सरलीकृत करने की कोशिश की गई थी। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर 4 प्रणाली है, यहाँ पर कितना कर दिया गया है, 2। तो इसके हिसाब से पहला स्टेटमेंट जो है आपका वो सही है। आगे इसमें सुधार की बात की गई है कृषि सहायता। तो कृषि सहायता यानी एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन से, जैसे ट्रैक्टर है, फिर से हार्वेस्टर है और कृषि मशीनरी है, इन सब पर जो जीएसटी पहले लगता था 12%, उसको घटा करके 5% करने का प्रावधान किया गया है। तीसरा इसमें पॉइंट किया गया है हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन। इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है, तो इसके लिए नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर पहले जो जीएसटी दर थी वो 12% था, उसको घटा करके 5% करने का प्रावधान किया गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं जो इसका चौथा सुधार की प्रक्रिया पर ध्यान दिया गया है। इसमें क्या किया गया है कि उपभोक्ता वस्तुओं विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, साथ में घरेलू मांग में वृद्धि हो, उसके लिए, जैसे मांग में वृद्धि मतलब छोटी कारें,
टीवी, एसी, सीमेंट, इन सब की मांग में वृद्धि होगी तो उत्पादन बढ़ेगा तो जीडीपी वगैरह में भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पहले इसमें था 28%, उसको घटा करके 18% कर दिया गया है। अब आप यहाँ पे देखिए कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर जैसे कृषि मशीनरी पर जीएसटी 12% से घटा करके 5% कर दिया गया है। यह भी एक सही स्टेटमेंट है। नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर जीएसटी को 12% से घटा करके 5% किया गया है। यह भी सही है। छोटी कारों, टीवी, एयर कंडीशनर पर जीएसटी को 28% से घटा करके 18% करने का प्रावधान किया गया है। तो ये भी सही है। इस हिसाब से आपका ये ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। यह जो प्रश्न आपको दिख रहा है यह यूपीएससी 2025 के पैटर्न पर आधारित है। तो यहाँ पर देखिए कि भारत में नए राज्यों का निर्माण या किसी राज्य को यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में बदलने की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको कथन दिया हुआ है, कथन 1, कथन 2, इन दोनों को पढ़ना है। और नीचे देखिए यहाँ पर सबसे विशेष ध्यान आपका यहाँ पर होना चाहिए कि उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है, ट्रू स्टेटमेंट देखना है। और ऑप्शन जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये हमने बताया है कि यूपीएससी सीएससी 2025 के पैटर्न पर यह आधारित है। तो पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। संविधान के अनुच्छेद 3 संसद को किसी भी राज्य के क्षेत्र, सीमाओं, नाम को बदलने का अधिकार देता है, लेकिन यह किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित करने का स्पष्ट उल्लेख नहीं करता। अगर आप इसको इंडियन पॉलिटी के संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, आर्टिकल आप जब 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे तो आर्टिकल 3 को जब आप पढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से आपको यह पता चल जाएगा कि किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित करने का स्पष्ट उल्लेख वहाँ पर नहीं दिया गया है, परंतु किसी राज्य की क्षेत्र, सीमा, नाम बदलने का अधिकार दिया गया है संसद को। ठीक है, तो इस हिसाब से यह आपका स्टेटमेंट सही हो जाता है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के माध्यम से जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जैसे जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में बदल दिया गया। यह भी बात जो है वो सही है। अब हम लोग ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है, इसके माध्यम से आप इसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए बर्तन गर्म था तो हमने उसको छुआ तो हाथ जला, तो ये बात सही है, राहुल का हाथ जला, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, क्योंकि बर्तन गर्म था, हाँ तो बर्तन गर्म था तभी तो राहुल का हाथ जला। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, कथन जो 2 दिया हुआ है, इससे 1 की व्याख्या थोड़ी होती है, नहीं होती है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। हाँ, यह बात सही है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा जो है वो कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। जैसे मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश किया हूँ कि अगर बर्तन गर्म नहीं होता तो राहुल का हाथ नहीं जलता।